नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएसवीपी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। आज हम सीखने वाले ईसीजी के बारे में। नॉर्मल ईसीजी क्या होती है, ईसीजी के इंटरवल्स क्या होते हैं, एबनॉर्मल ईसीजी क्या है और कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं तब आपको एबनॉर्मल ईसीजी देखने को मिलती है, और कौन सी वेव आपकी कब फॉर्म होती है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए, तो आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। टॉपिक आपका चल रहा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पेज नंबर आपका 252, सब्जेक्ट आपका एनाटॉमी, राइट। तो सबसे पहले आ जाता है, आप ईसीजी जनरली ग्राफ पर देखते होंगे। कभी भी जब आप हॉस्पिटल में ईसीजी कराने के लिए जाते हो तो एक ईसीजी का पेपर होता है, ग्राफ होता है। ग्राफ के ऊपर आपका एक ग्राम होता है। ग्राम मीन्स आपका जो इस तरीके का दिख रहा है, ये आपको एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको देखते हैं। तो कौन सी वेव का कब फॉर्मेशन होता है, हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी पी वेव, राइट। पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, आपके आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को। डीपोलराइजेशन मतलब जब आपका आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ये रिप्रेजेंट करती है। इसमें किसका रोल होता है, आपके एससी नोड का। एससी नोड हमने देखा कि जो प्राइमरी आपका पेसमेकर होता है उसमें इसका रोल्स होता है। जब आपका एससी नोड कॉन्टैक्ट करती है और जब आपके बोथ एट्रिया, जो एट्रियम है वो कॉन्टैक्ट करते हैं, तब जो वेव जनरेट होती है वो आपकी कौन सी वेव बनती है, दिस वेव इज नोन एज द पी वेव, राइट। कौन सी वेव फॉर्मेशन होती है, पी वेव। ये जो वेव आपको यहाँ पर विजिबल हो रही है, ये वेव फॉर्मेशन होती है कब, जब आपका बोथ एट्रियम है उनका डिपोलराइजेशन होता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसे नोड आपकी जब कॉन्टैक्ट होती है, दोनों आपके एट्रियम है वो कॉन्टैक्ट होते हैं, तब जो वेव फॉर्मेशन होती है इनके कॉन्ट्रैक्शन से, वो वेव कौन सी बनती है, ईसीजी के ग्राफ पर पी वेव। इसके बाद फिर आपका आ जाता है पी वेव के बाद आपका पी से क्यू के बीच का जो इंटरवल है, इसका फॉर्मेशन कब होता है। ये जब होता है जब आपकी प्लेट्यू की फेस आती है। उस फेस में क्या होता है, आपकी इम्पल्स रीच करती है ए बी नोड से, कहाँ रीच करती है, आपके एसी नोड, सॉरी एसी नोड से ए बी नोड तक। एसी नोड से आपकी जो इम्पल्स है, कंडक्शन है, वो कहाँ पर रीच करती है, ए बी नोड तक। उस ड्यूरेशन में, उस दौरान में आपकी जो वेव बनती है वो कौन सी आपका सेगमेंट बनता है, पी आर सेगमेंट, राइट। पी आर, जहाँ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो वेव बनती है फ्लैट होती है। यहाँ पर आपका ना डाउनवर्ड ना अपवर्ड इसमें डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। ये सिर्फ आपकी एक फ्लैट वेव होती है, राइट। ये जो आपका सेगमेंट है पी से क्यू के बीच का जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट पी से आर के बीच का जो सेगमेंट हो फॉर्मेशन होता है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 0.10 सेकेंड का। डिले अलाउ टू द कॉन्ट्रैक्शन एम्प्टी इनटू द वेंट्रिकल्स। इसके बाद क्या होता है, ये थोड़ा सा डिले होता है, 0.10 सेकेंड का एक प्लेट्यू का एक पीरियड होता है। इसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल्स को अलाउ करता है एट्रियम की वापस से फिल करने के लिए वेंट्रिकल्स को, ये उस बीच का पीरियड होता है। इसके बाद फिर आपका जो इम्पोर्टेंट है वो वेव बनती है आपकी क्यू आर और एस, ना। क्यू आर एस आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसका कब फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये जो फेस बनता है ये कब बनता है, आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपके जो बोथ वेंट्रिकल्स है उनमें डीपोलराइजेशन की जो फेस आती है, तब ये वेव का फॉर्मेशन होता है। कब होता है, एक बार और सुन लो। जो आपके बोथ वेंट्रिकल्स उसमें डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्टैक्ट की जो सिचुएशन आती है, कॉन्टैक्ट जब वो करते हैं, जब ये पूरा फॉर्म है इसका फॉर्मेशन होता है इसका क्यू आर एस, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कब होता है। इम्पल्स हिट एट द ए बी बंडल, जब आपकी जो इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो ए बी बंडल को हिट कर देती है, ए बी बंडल तक पहुंच जाती है, ऑफ इनटू द टू बंडल ऑफ डाउन। उसके बाद क्या होता है, ए बी बंडल हमने देखा कि फर्दर टू पार्ट में सेप्टम के पास से डिवीजन हो जाता है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स की ओर चला जाता है, बाद में पुरकिंची फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपकी बोथ वेंट्रिकल्स है उनकी जो मसल्स है उसके साथ अटैच रहता है बोथ साइड, राइट। तो फाइबर कोसिंग द कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल, उसी समय पर क्या करते हैं, जो पुरकिंची फाइबर होते हैं वो कॉज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं किसको, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स को। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल्स वो कांटेक्ट करते हैं, आपका जो ब्लड का फ्लो वो किसमें हो जाता है, एरोटा में आपका ब्लड का फ्लो हो जाता है। एरोटा से आपके होल बॉडी में ब्लड का फ्लो हो जाता है। और एट द सेम टाइम दूसरी प्रोसेस क्या होती है, आपका राइट वेंट्रिकल्स होता है वो सेंड करता है ब्लड को आपके बोथ साइड के लंग्स में।
और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो ब्लड को किधर की तरफ फ्लो करता है, आपके एरोटा में, और एरोटा से आपके होल बॉडी में आपका ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। तो आपने कार्डियक के स्ट्रक्चर देखा, उसमें 4 आपके चेम्बर होते हैं। तो ये 4 चेम्बर का पार्टिकुलर एट्रियम हो गया, वेंट्रिकल्स हो गया, ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये दोनों वेंट्रिकल से ही एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ तक की जो प्रोसेस इसमें आपका वेंट्रिकल एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस समय आपकी जो वेव यहाँ तक फॉर्मेशन हो रही है वो आपकी पी वेव हो रही है। उसके बाद जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस सेगमेंट है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वो कब फॉर्मेशन हो रहा है, जब आपके बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वेंट्रिकल जब आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस समय आपका जो आर्टरीज है उससे, एरोटा, बिगेस्ट एरोटा से आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का फ्लो है, वो आपके नेक वाले पार्ट में, बोथ हैंड वाले पार्ट में और आपकी होल बॉडी में हो रहा है एक सेम टाइम पर, राइट। ये किससे हो रहा है, आपके राइट वेंट्रिकल्स, उसी के लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसी एट द सेम टाइम आपका जो वेंट्रिकल से, कौन सा, राइट वेंट्रिकल से आपकी दोनों साइड के लंग्स में ब्लड का भी कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड का भी आपका फ्लो होता है, राइट। तो इस तरीके से इसका परफॉर्म ये फंक्शन करती रहती है। उसके बाद फिर वापस से रेडी हो जाता है कौन से फेज के लिए, रिपोलराइजेशन के लिए। रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्स वाली जो फेज होती है उसके लिए रेडी हो जाता है। ये रिकवरी फेज होता है, रेस्टिंग फेज होता है। तो उस समय क्या होता है, थोड़ा सा ये फ्लैट चलता है, प्लेट्यू की जो स्टेट होती है इधर मेंटेन करता है, थोड़ी सी आपको फ्लैट लाइन देखने को मिलती है जब ये रिपोलराइजेशन कुछ समय के लिए जब रिलैक्स करता है तब। उसके बाद फिर थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, टी वेव आपकी बन रहती है। टी वेव आपके एज कंपेरिजन टू क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी वाइडन होती है और स्लो होती है, राइट। तो टी वेव होती है थोड़ी सी वाइड और स्लो होती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है स्लोली एंड स्टेडी होती है। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो तो फास्ट होता है, पर जो रिलैक्सेशन होता है वो स्लोली और थोड़ा सा स्टेडी होता है एज कंपेरिजन टू क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो ये थोड़ा सा वाइडन होता है और थोड़ा सा स्लो होता है। अब कैसे होता है ये हमने कल के लेक्चर में समझा था कि आपके ईसीजी का ग्राफ होता है, उसमें 10-10 का आपका 5-5 का बॉक्स होता है जिसमें टोटल आपके 10 होते हैं, और उसके बारे में हमने समझा था कि वो कैसे करके वर्क करता है, राइट। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं आपका नॉर्मल ईसीजी और एबनॉर्मल ईसीजी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने आपको बता दिया, राइट। तो ये क्या होता है, हाफ फिक डोम शेप का होता है टी, और बाइडेन होता है थोड़ा सा एज कंपेरिजन टू आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और स्लोली और थोड़ा सा स्टेडी होता है। जो प्लेट्यू का पीरियड होता है स्लोली एंड स्टेडी, उस समय जो लाइन बनती है वो कौन सी, फ्लैट लाइन जनरेट होती है। तब थोड़ा सा आपका रेस्टिंग पीरियड में आपकी कार्डियक की मसल्स आ जाती है। अब कुछ एबनॉर्मलिटी हैं, कुछ जो आपके केमिकल्स की वजह से क्या हो जाता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, इनकी वजह से इंक्रीज से डिक्रीज होने की वजह से ग्लूकोज हो गया, तो आपके इसमें फर्क पड़ता है। डिफरेंट आपका कार्डियक का जो एक्टिविटी है आपका इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलता है। तो वो कौन सी आपको उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, उससे आप डायग्नोस कर सकते हो। थोड़ा सा आप उससे एक हाइपोथेसिस, एक अनुमान लगा सकते हो कि भाई आपकी कौन सी उससे आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो हम उसके बारे में भी समझ लेते हैं। आई होप इतना आप सभी को समझ आया होगा। कल के लेक्चर में बताया था, आज थोड़ा सा और हमने उसको रिकैप कर लिया। इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, राइट। चलिए, तो आगे हम अभी देखेंगे कि भाई कौन सी वेव आपकी एबनॉर्मल होती है। पोटेशियम सोडियम का जब एबनॉर्मल होता है आपके इलेक्ट्रोलाइट का, तो उस समय आपकी वेव का फॉर्मेशन किस तरीके से उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलता है। अब आपकी जो टी वेव होती है वो किसको इंडिकेट करती है, एनलार्जमेंट ऑफ द, टी वेव इंडिकेट एनलार्जमेंट ऑफ द एट्रियम। जो आपकी टी वेव है, हमने ये टी वेव यहाँ पर देखी। अब ये टी वेव का यदि एनलार्जमेंट हो रहा है ना, टी वेव का जो फॉर्मेशन है हमने देखा है कि इसका अप्रोक्स होता है कि 2 बॉक्स के अंदर फॉर्म हो जाती है। इसी में हमने ऐसा इस तरीके के बॉक्स देखे थे। अभी 2 की जगह यदि थर्ड का 2 या 2.5 में इसका इंटरवल हो जाता है, तो यदि इसका ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल में या इसका वर्टिकल में
चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, इसका रेट या रिदम आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो वो क्या किसमें हम कंसीडर करते हैं कि आपका जो ईसीजी है वो एबनॉर्मल आ रहा है। वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है आपका, या एनी अदर रीजन भी हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि भाई ये 2 से 2.5 जो बॉक्स होते हैं छोटे छोटे ईसीजी ग्राफ में, उसके अंदर ही आ जाना चाहिए। तो इसके अंदर यदि नहीं आ पा रहे तो ये किस कंडीशन में होता है आपका, लार्ज पी वेव इंडिकेट एनलार्जमेंट ऑफ द एट्रियम। अब हमने पहले समझा कि आपकी जो टी वेव का फॉर्मेशन हो रहा है वो कब होता है, जब आपके जो एट्रियम है वो कांटेक्ट होते हैं तब हो रहा है। तो यदि टी वेव का ये इसका लार्ज हो गई, ऐसा नहीं बन के ऐसी बन रही है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जो आपका एट्रियम है वो क्या हो गया, एनलार्जमेंट हो गया, उनका साइज जो है इंक्रीज हो गया है, साइज इंक्रीज हो गया, उसमें फंक्शनिंग उसका नॉर्मल नहीं कर पा रहे, तब टी वेव में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं आज ईसीजी उठा के देखना, पेशेंट जो नॉर्मल है उनकी और जो एबनॉर्मल है उसकी, है ना, तो उससे आपको पता चलेगा, राइट। फिर दूसरी एक और कंडीशन आ जाती है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन indicate ventricular repolarization occur just the ventricle are starting to relax. An enlarge of Q wave may indicate myocardial infarction. अभी क्या हो गया, आपकी जो Q wave है, Q wave में यदि आपका एनलार्जमेंट हो रहा है, Q wave आपके एक बॉक्स के अंदर या 2 के अंदर क्या फिट आ जाना चाहिए, इस बॉक्स के अंदर नहीं आ पा रही। अब नॉर्मल इतनी ये आ रही थी, इतनी नहीं आ करके ये वेव ऐसी बनने लगी, है ना, आउट ऑफ ग्राफ चली गई। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, वेव आपकी क्यू वेव इनलार्जमेंट हो गई। क्यू वेव आपकी कब इनलार्जमेंट होती है, ये आपका फॉर्मेशन हमने देखा क्यू वेव का, क्यू वेव में इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जब आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आपको जब एमआई आता है तब ये वेव आपकी एनलार्जमेंट हो जाती है। पी वेव बनने से पहले जो क्यू वेव का फॉर्मेशन होता है तब थोड़ा सा आपका हार्ट क्या रहता है, डिपोलराइजेशन की स्टेज में जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद फिर से वापस उसी स्पीड में ऊपर जाता है, फिर ये रिलैक्स होने लगता है, फिर ये थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ये नॉर्मल प्लेटिव के स्टेज में आ जाता है, और फिर आपका जो वेंट्रिकल्स रिलैक्स की कंडीशन में आ जाते हैं, तब टी वेव का फॉर्मेशन होता है, राइट। इस तरीके से फंक्शन करता है। तो आपका जो कौन सी वेव में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी क्यू वेव इंडिकेट करती मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए, इसमें कोई भी इनलार्जमेंट कुछ भी आपको चेंजेस देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में। उसके बाद आता है एन एनलार्जमेंट ऑफ आर वेव जनरली इंडिकेट द एनलार्ज वेंट्रिकल्स। यदि आपकी आर वेव है इसमें आपको एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, इसका भी होता है 2.5 से 3 बॉक्स के अंदर कंप्लीट हो जाना, ठीक है। तो ये इस बॉक्स के अंदर नहीं बन के ये तो होगी नॉर्मल, अब ऐसा बन के इतना बन रहा है, तो ये किस में आ गई आपकी एबनॉर्मल में, इसका साइज जो है एनलार्जमेंट हो गया। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है आपका, एनलार्ज आर वेव जनरली इंडिकेट द एनलार्ज वेंट्रिकल्स। जो आपके वेंट्रिकल्स है हमने देखा कि ये जो कब बनती है, क्यूआरएस जो वेव का फॉर्मेशन होता है तब आपके वेंट्रिकल्स डिपोलराइज होते हैं, आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो ब्लड का फ्लो करते हैं तब बनते हैं। तो यदि इस वेव में आपको कोई भी चीज़ चेंजेस देखने को मिल रहा है तो आपका जो वेंट्रिकल से रिलेटेड ही आपका प्रॉब्लम है, तो एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल में आपको देखने को मिल जाता है। ये तो जनरल डिसीज की आपकी डिसऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पर। फिर आता है टी वेव इज द फ्लैटर देन नॉर्मल व्हेन द हार्ट मसल्स इज रिसीविंग इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। उसके बाद फिर आप देख रहे हो लास्ट में आपकी एक डोम शेप की टी वेव फॉर्मेशन हो रहा है, और टी वेव यदि ज़्यादा फ्लैट हो रही है, ये आपकी जो टी वेव है इस तरीके की वेव है, अब ये ऐसे नहीं बन के यदि इतनी बन रही है, ज़्यादा ये फ्लैट हो रही है, तो ये किस कंडीशन में आपके होती है फ्लैट, जब आपको सफिशिएंट मात्रा में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है आपकी कोरोनरी आर्टरीज को, आपकी जो हार्ट की मसल्स है उनको सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, उनको ऑक्सीजन देने का काम किसका होता है बेटा, कोरोनरी आर्टरीज का, है ना, बोथ साइड से निकलती है, एरोटा से हमने पिछले लेक्चर में समझाए। तो इनको सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से इसमें इस्चीमिया हो रहा है, इस्चीमिया मतलब प्रॉपर सफिशिएंट मात्रा में O2 नहीं मिल पाना,
टिश्यू का सेल्स का नेक्रोसिस होने लग जाना, उस कंडीशन में चीज हमको देखने को मिल रही। टी वेव में एलिवेटेड इन द हाइपरकैलेमिया, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम। अब टी वेव यदि आपकी एलिवेटेड आ रही, इसका साइज भी नॉर्मल है कि भाई ये भी उसका जो बॉक्स उसके अंदर आना चाहिए, पर इतनी आगे ज़्यादा ऊपर की तरफ एलिवेटेड हो गई है ना, ये इसका नॉर्मल साइज था, इसके ऊपर चली गई। यदि एलिवेटेड हो गई तो कब होता है आपको हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मतलब आपके पोटेशियम का लेवल, जो इलेक्ट्रोलाइट आपको पोटेशियम, उसका लेवल एक्सेसिव हो जाना, इंक्रीज हो जाना, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाना, उस कंडीशन में आपको टी वेव एलिवेटेड उठी हुई देखने को मिलती है। राइट, अभी हम देख लेते हैं कौन सी कंडीशन में आपको कौन सी वेव में चेंजेस देखने को मिल जाता है। राइट, चलिए इतना आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा चीज़ें। सबसे पहले आ जाएगा आपका QR इंटरवल, लेंथ ड्यू टू द स्कार टिश्यू कॉज्ड बाय द डिसऑर्डर सच एज कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD और रूमेटिक फीवर। यदि QR इंटरवल आपको देखने को मिल रहा है, Q और R, Q और R के बीच का जो गैप आपको, ये Q हो गया और ये R, इसके बीच जो ECG में गैप है, ये आपको ज़्यादा ऊपर तक जा रहा है या ज़्यादा नीचे तक, यहाँ तक ही रह जा रहा है या यहाँ तक चला जा रहा है, ये आपको अलग अलग पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है। राइट, तो ये क्यों हो रहा है, किस रीजन की वजह से हो रहा है, आपको डिसऑर्डर कोरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से, CAD में आपको इसकी लेंथ जो है देखने को मिलती है, और रूमेटिक फीवर में, इसमें CAD कोरोनरी आर्टरी डिसीज, और दूसरा कब मिलती है, रूमेटिक फीवर। ये दो डिसीज में आपको क्या रहता है, आपका जो PQ आपकी जो वेव है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलता है। सॉरी, PQ है ना, P और Q के बीच में, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो वेव है P और Q, राइट, इसके इंटरवल में आपको लेंथ ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये कब हो मिलता है आपको, कौन सी कंडीशन हो सकती है, CAD कोरोनरी आर्टरी डिसीज की कंडीशन में आपको देखने को मिलती है। सेकंड आता है आपका ST सेगमेंट। ST सेगमेंट कौन सा है आपका, यहाँ पर देखो S और T ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सेगमेंट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, PR सेगमेंट के बारे में अभी हमने समझा। अभी जिसके जस्ट अपोजिट जब आपका वेंट्रिकल्स रिपोलराइजेशन की स्टेज में आता है, PQR वेव फॉर्म होने के बाद, QRS वेव फॉर्म होने के बाद आपका ST जो सेगमेंट होता है, इसमें यदि आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, वो आपको कब मिल रहा है, फ्रॉम द एंड ऑफ द S वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द T वेव रिप्रेजेंट द टाइम व्हेन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट फाइबर आर डिपोलराइज्ड ड्यूरिंग द प्लेट्यू फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। ये जो फेज है कब बनता है, स्टार्ट होता है आपका S वेव से टू द T वेव। S वेव से स्टार्टिंग होता है फ्रॉम द T वेव, आपका कौन सा सेगमेंट, ST सेगमेंट। राइट, ST सेगमेंट रिप्रेजेंट टाइम व्हेन द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है जब आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इनकी जो फाइबर्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स है, ड्यूरिंग द रिपोलराइजेशन और प्लेट्यू फेज, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वापस से डिपोलराइज होते हैं, वापस से रिलैक्स की पोजीशन में आते हैं, उस समय जो इसका वेव बनती है वो कौन सा सेगमेंट बनता है आपका, ST सेगमेंट। ओके, तो ST सेगमेंट इज एलिवेटेड अबव द बेस लाइन। यदि ST सेगमेंट वो आपका एलिवेटेड हो गया, ऊपर की तरफ बढ़ गया है ना, S और T सेगमेंट बेस लाइन से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ एलिवेट हो रहा है, तो उस टर्म को, उस डिसऑर्डर में कब ये होता है, क्या हम उसको बोल सकते हैं, ST सेगमेंट एलिवेटेड अबव द बेस लाइन इन द एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। कब होता है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, MI में आपको देखने को मिल सकता है। एंड डिप्रेस्ड बिलो द बेस लाइन व्हेन द हार्ट मसल्स रिसीव इनसफिशिएंट O2, यदि ये डिप्रेस्ड हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, बेस लाइन है उसकी, उससे यदि डिप्रेस्ड हो रहा है, नीचे की तरफ है,
आ रहा है तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, एसटी सेगमेंट को। जैसे उसका नॉर्मल जो रेंज है ग्राफ पर वो ऐसा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चलना चाहिए, पर यदि डिप्रेस्ड हो गया है या एलिवेटेड हो गया है, राइट, तो ये एबनॉर्मल हम इसको कंसिडर करते हैं। तो यदि बेस लाइन के बिलो आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आपका जो मसल्स है उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन का सफिशिएंट मात्रा में रिसीव नहीं हो पा रही, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ डिप्रेस्ड हो जाता है। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्यूटी इंटरवल। क्यू और टी के बीच का इंटरवल देखते हैं भी किधर है भाई, क्यूटी इंटरवल, ये क्यू और टी, ठीक है, ये क्यूटी इंटरवल। क्यू से लेकर के जो टी तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इंटरवल है, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। क्यूटी इंटरवल फॉर्म द स्टार्ट ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड एंड ऑफ द टी वेव। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से, और एंड हो जा रहा है टी वेव पर जा करके, राइट। दिस इज द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन ड्यू टू द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। एक बार और रिपीट करते हैं, इज द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन टू द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ये जो फेज है ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है, जब आपका बिगिनिंग होता है, शुरुआत होती है आपके वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की, और एंड हो जाता है कब आपके, तब आपका जो वेंट्रिकुलर है डिपोलराइज हो जाता है, वापस से रिलैक्स होने की पोजीशन में चला जाता है, तब के बीच का ये पीरियड होता है, तब के बीच का ये इंटरवल होता है। फिर क्यूटी इंटरवल में यदि कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है तो वो क्या रीजन हो सकता है, क्यों हो सकता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। क्यूटी इंटरवल में बी lengthened by the myocardial damage, myocardial ischemia और the conduction abnormalities। ये कब कब आपको देखने को मिलेगा, myocardial damage, myocardial ischemia, myocardial damage, myocardial ischemia, ठीक है, ये दोनों डिसीज में आपको देखने को मिल जाता है मायोकार्डियल। और दूसरा कब मिलेगा आपको, कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज, कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। हार्ट अटैक जो आपको आता है एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये कब होगा, जो आपकी मायोकार्डियल की मसल्स है, मायोकार्डियल कौन सी मसल्स होती है बेटा, हार्ट की आपकी मिडिल मसल्स होती, मिडिल लेयर होती है, उसमें यदि कोई भी डैमेज हो गया, किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो गया, तब आपको देखने को मिलेगा मायोकार्डियल इस्चेमिया। मायोकार्डियल की जो मसल्स उसमें प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तभी आपको देखने को मिलता है। और कंडक्शन सिस्टम में, पेसमेकर में आपकी कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही, तब आपको जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो क्यू आर एस आपका जो सेगमेंट है, क्यूटी सेगमेंट है, उसके बीच आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यू से टी के बीच का सेगमेंट समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। ये जो पूरा कौन सा सेगमेंट हो गया, क्यूटी सेगमेंट, ओके। तो ये ऐसा नॉर्मल नहीं बन के अब नॉर्मल यदि फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी लेंथ में वो बढ़ रही है, तो हम इसको एबनॉर्मल में कंसिडर करते हैं। फिर आ जाता है आपका स्ट्रेस टेस्टिंग। समटाइम इट इज द हेल्पफुल टू इवेल्युएट हार्ट रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस of the physical exercise. For example, narrowed coronary arteries will not be able to meet the heart increased need of O2 during the stresses exercise. This situation create change can be easily on scene. कभी कभी जो आपकी स्ट्रेस की सिचुएशन रहती है उस कंडीशन में अभी आपको थोड़ा सा हार्ट रेट वगैरह चेंजेस देखने को मिल जाता है एक्सरसाइज एक्टिविटी वगैरह की वजह से। तो ये तो होगा इसका नॉर्मल डिसीज के बारे में। एक बार हम ईसीजी का नेक्स्ट जो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, थोड़ा सा ईसीजी का जो ग्राफ है उसके बारे में और हम समझ लेते हैं किस ग्राफ पर कितना कितना वो बनता है, तो आपको इसके बाद हो सकता है थोड़ा सा वो समझने में आसानी हो, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे, राइट। तब तक के लिए दोनों तीनों वीडियोस को रिव्यू कीजिए। कल का परसों का जो भी वीडियोस अपलोड हुआ है आज एक अपलोड हो जाएगा, उसको देख लीजिए। इसके बाद ही आगे का वीडियो समझ जाएगा। बेटा लेक्चर जो इम्पोर्टेंट है, कार्डियक सिस्टम चल रहे हैं, राइट, तो इसको समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए। थैंक यू।